Hello viewers, how are you? I hope you will be fit and fine. And when we met yesterday, so we launched this new series of synonyms that we did in objective form, MCQs form, and that we will continue. तो कल हमने सिनोनिम्स शुरू किया और हमने कहा कि आपको 10 सिनोनिम्स हम बताएंगे एक सीरीज में, और हमने उसका पार्ट 1 कल अपने चैनल पर टेलीकास्ट किया और उसका पार्ट 2 पार्ट 3 इसी तरह हम चलते रहेंगे, इजी फिर मीडियम फिर हार्ड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई सीरीज 10 इडियम्स। तो अब इडियम्स जो कि एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम यहाँ पर 10 इडियम्स शुरू करने जा रहे हैं और एक पार्ट में हम आपको 10 इडियम्स बताएंगे। लेकिन ये एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं बताएंगे, तो उसकी वजह यह है कि लिखने में बहुत टाइम लगेगा और ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जब हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे किसी पेपर को लेके, किसी कॉम्पिटिटिव पेपर को लेके, तब हम ऑब्जेक्टिव में इसको कराएंगे। अभी हम इजी से शुरुआत कर रहे हैं और 10 इडियम्स, उनकी मीनिंग और कैसे उनको यूज किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इडियम दैट आई एम गोइंग टू टेक टुडे, दैट इज वेरी इजी, जो अक्सर पूछा भी जाता है, बहुत इजी भी। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे की मीनिंग क्या होती है? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, अ हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंट डे। ओके, एन इम्पोर्टेंट डे, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बहुत महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक दिन किसी भी दृष्टि से, ये इसकी मीनिंग है, महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक दिन। नाउ हाउ कैन वी यूज इट इन आवर सेंटेंस? तो उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के साथ बताना भी बहुत जरूरी है। तो सपोज दैट 15th August 1947 was a red letter day in the Indian history. मतलब क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन था भारतीय इतिहास में, आ रेड लेटर डे। पहला इडियम जो हमने लिया। अब चलते हैं दूसरा लेते हैं आज, क्योंकि आज हमें 10 करने हैं सीरीज में और ये है पार्ट 1 आज का। और इसके बाद जब ये 10 इडियम्स का पार्ट आएगा तो पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब भी टाइम मिलेगा, और जो भी बताया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम इजी लेकर चल रहे हैं, फिर इससे फिर मीडियम फिर हार्ड। तो आज के लिए इजी। नाउ इडियम नंबर 2 क्या लेने जा रहे हैं भाई? हम लेने जा रहे हैं अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है? हम अक्सर यूज करते हैं दिस इज अ बर्निंग टॉपिक, दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये होता है कि इश्यू कीनली डिस्कस्ड। इश्यू कीनली, कीनली मीन्स उत्सुकता से, इश्यू मीन्स मुद्दा, डिस्कस यानी ऐसा मुद्दा जो बराबर वर्तमान में लोगों के द्वारा डिस्कस किया जा रहा हो, हर जगह वही चर्चा हो, उसको हम लोग कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। इसको यूज कैसे करेंगे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। COVID-19 deaths are a burning question nowadays. Question nowadays. कोविड-19 जो है आज एक ज्वलंत गर्मा गर्म
बहस का मुद्दा बना हुआ है, तो इसको कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। इडियम्स एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और इसको अगर हम स्पोकन में यूज करते हैं डेली लैंग्वेज में, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो स्पाइसी बन जाती है, अट्रैक्टिव बन जाती है। चलिए, अब अरे रिलेटेड बर्निंग क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं, तीसरा हम इडियम्स लेते हैं आज की डेट में, और वो लेते हैं हम अ वाइल्ड गूस चेज। चेज मीन्स होता है पीछा करना, गूस मीन्स जानवर का नाम, बर्ड का नाम होता है, वाइल्ड मीन्स जंगली, लेकिन यहाँ वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है ऐसी चीज के पीछे भागना या मेहनत करना ऐसे काम के पीछे जिसका कोई रिजल्ट क्लियर ना हो, जिससे कोई रिजल्ट मिलता ना दिखाई दे, यानी निरर्थक प्रयास। तो चलते देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जुड़े हुए हैं ज्यादातर, तो देखते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रूटलेस टास्क। फ्रूटलेस टास्क, टास्क मीन्स जॉब या वर्क, या एंडीवर, एंडीवर मीन्स प्रयास जो मेहनत से किया जाता है किसी चीज को पाने या हासिल करने के लिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा। एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि सपोज दैट हिज ट्राइंग टू गो अब्रॉड, अब्रॉड यानी विदेश, फॉर हायर स्टडीज, हायर स्टडीज उच्च शिक्षा, seems a wild goose chase। मतलब क्या हुआ कि उसका वो जो प्रयास कर रहा है विदेश जाने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कैसा प्रतीत होता है, कैसा सीम्स होता है, एक निरर्थक सा प्रयास जिसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई फल मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। A wild goose chase, that means fruitless task या एंडियोर, एंडियोर में भी प्रयास होता है। चलिए, तो अब आए तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा क्या है आज का? चौथा इडियम जो हम लेने जा रहे हैं, ये इजी तो है लेकिन एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद हम मीडियम की तरफ जाएंगे अगले सीरीज में, फिर अगले पार्ट में फिर हार्ड भी करेंगे, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इडियम्स को हम शामिल करेंगे। चलिए तीसरा लेते हैं। तीसरा आई थिंक हम कितने कर चुके हैं, एक, चौथा होगा ये। और चौथे में हम क्या लेने जा रहे हैं देखते हैं। चौथे में हम लेने जा रहे हैं किथ एंड किन। किथ एंड किन, इसका मतलब क्या हुआ? किथ एंड किन का मतलब क्या हुआ? किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स दोनों इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं किथ एंड किन्स। तो किथ एंड किन्स रिश्तेदार और दोस्त, इसको कैसे यूज करेंगे, इसको देखिए कैसे यूज करते हैं कि वी शुड लुक आफ्टर आवर किथ एंड किन्स in bad circumstances, bad circumstances। इसका मतलब क्या हुआ? वी शुड लुक आफ्टर, देखभाल करना, कि हमें अपने किथ और किन्स, हमें अपने सगे संबंधी और दोस्तों की बुरी परिस्थितियों में देखभाल करनी चाहिए। तो ये है किथ एंड किन जो हमने चौथा लिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये अब आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं पांचवा आइडियम्स आज के लिए। और पांचवा आइडियम्स क्या है? आइडियम्स नंबर 5 में लेते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक। नट आप जानते हैं जैसे अखरोट का नट या ऐसी कोई चीज, लेकिन हार्ड नट टू क्रैक हम किस लिए यूज करते हैं? इसकी मीनिंग होती है
a difficult यानी मुश्किल पर्सन और थिंग या ऐसा कोई मैटर टू डील विद डील विद मीन्स जिसको डील करना होता है। तो कहने का मतलब क्या है, या ऐसा कोई इंसान या ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई मैटर जिसको फेस करना या डील करना सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो, मनाना मुश्किल हो, तो उसको कहते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम लोग, तब आपकी समझ में ज्यादा आ जाएगा। जैसे आवर प्रिंसिपल इज अ हार्ड नट टू क्रैक इन मैटर ऑफ डिसिप्लिन। यानी हमारे प्रिंसिपल साहब अनुशासन या डिसिप्लिन के मैटर में बहुत ही कड़क हैं, बहुत सख्त हैं, उनको झेलना मुश्किल है। तो हार्ड नट टू क्रैक, या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो बहुत मुश्किल होती है झेलना, उसको सॉल्व, उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। चलिए आगे देखते हैं और चलते हैं सेवेंथ की तरफ। सेवेंथ में हम लेते हैं बहुत ही इजी, बहुत बराबर यूज करते हैं इस इडियम को हम लोग, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का माने क्या होता है, बैड पर्सन, बुरा व्यक्ति। ऐसे यूज करेंगे ब्लैक शीप को, जैसे किसी के परिवार में, किसी सोसाइटी में कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, हमेशा गलत काम या एंटी सोशल वर्क करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ही इज अ बैड पर्सन ऑफ सोसाइटी, इज अ बैड पर्सन ऑफ फैमिली। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जैसे रवि इज अ ब्लैक शीप इन हिज फैमिली। मतलब क्या हुआ कि रवि अपने परिवार में सबसे बुरा सदस्य है, वो हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहता है। तो ब्लैक शीप याद रखिए, बैड पर्सन। अब उसके बाद आठवां आज का इडियम्स, और आठवें में हम क्या लेने जा रहे हैं, आठवें में हम लेने जा रहे हैं अ बेड ऑफ रोजेज। ये बहुत इजी है, रोज की लाइफ में ये यूज किया जाता है, बेड ऑफ रोजेज। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही आरामदेह परिस्थितियां, जहां हम बहुत आराम में रहें, इजी एंड, या कोई बहुत ही इजी काम, इजी एंड कंफर्टेबल, आरामदेह। कैसे यूज करेंगे, जैसे वी शुड नॉट टेक ह्यूमन लाइफ a bed of roses, a bed of roses। हमें मानव जीवन को बहुत ही कंफर्टेबल या बहुत आसान रूप में नहीं लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू स्ट्रगल एंड सॉल्व द थिंग्स। हमें चैलेंज को खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं कि a bed of roses मीन्स आरामदेह परिस्थितियां या कोई आरामदेह चीज। चलिए आ बेड ऑफ रोजेस के बाद आज का नवा इडियम हम लेते हैं, और नवे इडियम में हम लेने जा रहे हैं, तो ये भी बहुत इजी है। हमने पहले ही कहा कि हम सिर्फ इजी इडियम्स ले रहे हैं। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, बैड ब्लड का मतलब होता है, जब हम इसको किसी सेंस में यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि a feeling of enmity, a feeling of एनमिटी। फीलिंग ऑफ एनमिटी का मतलब क्या है, शत्रुता की भावना, शत्रुता की भावना रखना या दुश्मन होना। तो कैसे एग्जांपल यूज में आएगा, इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट द क्रिकेट मैच एंडेड, यानी क्रिकेट मैच समाप्त हुआ, एंडेड। कैसे एंडेड हुआ, एंडेड अप
creating bad blood between the group of teams, या फिर creating bad blood between the two teams, creating bad blood between the two teams। मतलब क्या हुआ कि क्रिकेट मैच तो हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात हो गई जिससे दोनों टीमों में अंत में दुश्मनी हो गई। तो जो मैच तो खत्म हुआ, लेकिन एक उसने दुश्मनी की भावना को पैदा कर दिया। चलिए आज का लास्ट इडियम लेते हैं। इडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल से भी, और जो हाई स्कूल इंटर में जो आप ग्रामर के पोर्शन आते हैं उस लेवल से भी, और डेली लाइफ के लिए भी अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इडियम्स वगैरह का यूज करते हैं तो इट सीम्स मोर अट्रैक्टिव एंड मोर गुड, इट अट्रैक्ट पीपल, it impresses people. So let's the last idiom of part 1, and this is a bookworm. A bookworm, वर्म मीन्स तो कीड़ा होता है, लेकिन यहाँ बुकवर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो हमेशा किताबें ही पढ़ता रहे, एनी टाइम डूबा रहे, जिसको नशा हो। तो one who always one who always busy in books, one who always busy with books, या फिर हर वक्त पढ़ाई में डूबा रहे, one who always busy in studies। तो इसको कैसे कहते हैं? उसको बुकवर्म कहते हैं, जो बहुत ज्यादा ही, कुछ जरूरत से ज्यादा ही बुक में जुड़ा होता है या फिर बहुत ज्यादा पढ़ता रहता है। तो अब हम इसको एग्जांपल में लिखेंगे, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है ऐसा होते हुए भी, के बजाय। तो इन स्पाइट ऑफ क्या होते हुए भी, बीइंग, बीइंग मीन्स होना, बीइंग अ बुकवर्म कॉमा ही बेयरली यानी मुश्किल से, हार्डली मैनेज टू पास द एग्जाम्स। मतलब क्या हुआ कि वो बुकवर्म तो पढ़ता तो बहुत है ना, इतना पढ़ने के बजाय, इतना पढ़ने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ बुकवर्म ही बेयरली मैनेज टू पास, वो मुश्किल से पास होता है, यानी उसके नंबर बड़े खराब आते हैं। तो ये हमने एक सीरीज शुरू की है 10 इडियम्स की, और जब भी हम बनाएंगे तो अब 10 इडियम्स पार्ट 1 बना दिया, पार्ट 2 पार्ट 3 इजी से मीडियम से हार्ड की तरफ जाएंगे। और हमारा जो सिनोनिम्स का जो है हमने बनाया 10 सिनोनिम्स का पार्ट 1, वो भी चलता रहेगा, सिनोनिम्स पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। लेकिन सिनोनिम्स हम एमसीक्यूज में लेके चलेंगे और इसको डिटेल फॉर्म में लेके चलेंगे। तो चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ हम रैप अप करते हैं। तो हमने हर तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको एक कंपटीशन के लेवल तक ले जाएं, अच्छे लेवल तक ले जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आई एम गोइंग टू रैप अप माय क्लास। सो मीट यू इन नेक्स्ट मीटिंग विद समथिंग न्यू। टिल देन, गुड बाय, मीट यू इन नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।